अगर गांधी हमारे लिए इस देश में महान है तो संविधान निर्माता बाबा साहब भी हमारे दलितों, शोषितों, वंचितों के वो मसीहा हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जवाब देना होगा। ये भाई का प्रेम था बड़े साहब का, और उन्हीं भाइयों ने दगा दिया। अगर आप में थोड़ी भी शर्म और हया बची हुई हो तो आप इस्तीफा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। इस वक्त मैं चिराग पासवान के पटना अवस्थित आवास पर हूं और अब मेरी मुलाकात युवा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अमन सांडिल से हो जाती है। अमन सांडिल जी, जनप्रहरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक युवा चेहरा हैं अपने पार्टी का, लोजपा रामविलास का, प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। आपके पार्टी के नेता, आपके भगवान, सेकेंड अंबेडकर कहे जाने वाले, लगातार जिन्होंने भारतीय राजनीति की शुचिता को बरकरार रखा, एक मानक तय किया है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। विगत दिनों जिस तरह से उनके आवास को खाली कराया गया, एक युवा नेता होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, और जब से इसकी चर्चा हुई और ये खाली जब से आवास होने लगा तो हम लोग बहुत ही मर्माहत हो गए, क्योंकि उस आवास में बड़े साहब 32 सालों से ज़्यादा समय से रहते आ रहे थे, और साथ साथ उनके जाने के बाद उनकी जो आत्मा कहिए, उनका आशीर्वाद, सब कुछ उस आवास में था। उनका प्रेम व्यवहार जो भी था, जब भी हम लोग जाते थे तो आज भी उनके नहीं रहने के बाद भी तो ऐसा लगता था कि साक्षात वो कहीं न कहीं इस आवास के प्रांगण में कहीं टहल रहे हैं और हमें वो कुछ समझा रहे हैं, कुछ अपने ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो वहाँ से बंगला खाली कराना हम लोगों के लिए, हमें तो मर्माहत कर गया, पूरे पार्टी को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंदर से जिस पीड़ा में हैं, उस पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं। वो रोए नहीं, लेकिन रुआंसे तो हो ही गए थे, क्योंकि उनका बचपन सब कुछ बीता था वहाँ। अब इसमें ठीक है, ये गवर्नमेंट का फैसला था, गवर्नमेंट का बंगला था, हम उस पर अपना दावा नहीं ठोकते, लेकिन जिस तरीके से जो तौर तरीका अपना करके बंगला को खाली कराया गया, सामान को रोड पर फेंक दिया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद सेकंड अंबेडकर कहे जाते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। के माध्यम से देखने को मिल रहा है, आप भी देखे होंगे, कि सिर्फ सेकेंड अंबेडकर की आत्मा को बाहर नहीं निकाला गया, उनके सामान को बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि जो वाकई में अंबेडकर थे उनकी प्रतिमा को भी बाहर निकाल दिया गया। इस पर क्या आपकी? ये तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जवाब देना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के वो जिस तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब को अपना वो आदर्श समझते हैं, और उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के भारत के राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से अंबेडकर अपमानित होते रहेंगे तो ये तो सवाल बनता ही है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना होगा कि उनके किस अधिकारी ने बाबा साहब के प्रतिमा को उठा करके रोड पर फेंका। और मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति का जिन्होंने अपमान किया है। ये हमारा डिमांड है, इस पर प्रधानमंत्री एक्शन लें, क्योंकि ये सामान्य सी बात नहीं है। अगर गांधी हमारे लिए इस देश में महान है तो संविधान निर्माता बाबा साहब भी हमारे दलितों, शोषितों, वंचितों के वो मसीहा हैं, वो भगवान हैं। उनके प्रतिमा का इस तरह से अनादर नहीं होना चाहिए। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये डिमांड करता हूं कि आपके दिशा निर्देश में ये हुआ है, और यदि नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों पर और उस मंत्री पर जिसके कहने में ऐसा हुआ है, कहने पर उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वक्त चिराग के भाई प्रिंस राज कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कसम खाते हैं।
समय की परिस्थितियाँ ऐसी बदलती है कि दोनों भाई की राहें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है कि जिसको सभी नेता मानते हैं, जिसको सभी भगवान मानते हैं, चाहे वह चिराग पासवान हो या प्रिंस हो राज हो, आज उसी भगवान को अलग कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, बेइज्जत कर दिया जाता है, उसकी स्मृतियों को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। और वहीं प्रिंस राज का मौन रहना, पारस जी को मौन रहना कितना उचित है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी प्रिंस राज के लिए श्री राम की तरह थे। अपनी उंगली पकड़वा करके प्रिंस राज को स्कूल तक पहुंचाए हैं, खाना खिलाते थे। और प्रिंस राज जब तक खाना नहीं खाते थे तो माननीय चिराग पासवान जी भी खाना नहीं खाते थे, इतना मानते थे। बिल्कुल राम और लक्ष्मण की तरह था। लेकिन इस कलयुग में लक्ष्मण ने धोखा दिया राम को। द्वापर में तो लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ दिया राम के लिए, पूरी जीवन को समर्पित कर दिया। लेकिन इस कलयुग में लक्ष्मण ने अपने ही राम को धोखा दिया और दुर्योधन बन गए। तो उनकी बात क्या कहना। दूसरी बात की पशुपति पारस की जहाँ तक बात है, चाचा जी की बात है, बड़े साहब जब तक रहे अपने छोटे दोनों भाइयों को जितना प्यार दिया, अपने पूरे परिवार को प्यार दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि आज के दौर में जिन्होंने राजनीति की, राजनीति में इन लोगों को जो लाया, हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी, इन्हीं के बदौलत ये लोग राजनीति में आए। इन लोगों का बंगला गिन लीजिए, हर राज्यों में बंगला होगा, दिल्ली में है, पटना में है। लेकिन रामविलास जी अपने भाइयों के प्यार में उनको तो आगे बढ़ा दिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के लिए एकमात्र पटना का बंगला है और कहीं नहीं है। ये भाई का प्रेम था बड़े साहब का, और उन्हीं भाइयों ने दगा दिया। आप क्या समझते हैं कि ये बंगला खाली करवाने में केवल नीतीश कुमार का हाथ है? इसमें पशुपति पारस का भी हाथ है। अगर आप उस भगवान जिसको भगवान मानते थे, माननीय पशुपति पारस जी और आदरणीय प्रिंस राज जी, जिसको आप भगवान मानते थे, उस भगवान के मंदिर को आप लोगों ने जब खाली हो रहा था और उनके सामान को फेंका जा रहा था, तो कम से कम 2 शब्द बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आप उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी आप लोगों ने नहीं बोला। ये बेहद ही शर्मनाक बात है, बेहद शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, या मुद्दा भ्रष्टाचार की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, लाजमी है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। लेकिन उनके साथ बीते हुए दिनों में जो एक घटना घटी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसी के साथ साथ प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तगमा बांधे हुए सरकार पर एक निशानिया प्रश्न भी है कि उन्हीं के गोद में, उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के घर में एक युवक कड़ी सुरक्षा घेरा को भेद कर और जाकर मुख्यमंत्री को मुक्का मार देता है, धक्का दे देता है। इस पर युवा नेता अमन सांडिल और उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो प्रश्न हम लोग शुरू से उठाते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, लेकिन बिहार की शासन व्यवस्था अब आपके हाथों में नहीं है। आप बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और ये साक्षात प्रमाण के रूप में अभी जो आपने कहा, मुख्यमंत्री जी को एक युवक ने थप्पड़ मारा सुरक्षा व्यवस्था को घेर करके, सबने देखा, पूरा बिहार देखा, पूरा इंडिया, पूरा भारत देखा। ये बेहद शर्मनाक है कि जो सुरक्षा व्यवस्था, मुझे लगता है कि बिहार में उनसे ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति कोई नहीं है, जितनी सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है। उस सुरक्षा व्यवस्था को भेद करके कोई लड़का जा करके और थप्पड़ मार दे, तो इनके शासन पर, इनके पुलिस प्रशासन पर एक यक्ष प्रश्न है कि कैसे व्यवस्था आपकी है, कैसे पुलिस प्रशासन वाले हैं, कितने मजबूत पुलिस प्रशासन वाले हैं कि आप ही थप्पड़ खा जाते हैं और पुलिस वाले नहीं रोक पाते। पहली बात। दूसरी बात
कि इन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। ये बिल्कुल लीपापोती करने का मामला है। वो लड़का न तो मानसिक रूप से बीमार है और न पागल है। वो मानसिक रूप से बीमार भी नहीं है। ये मुख्यमंत्री अपनी अक्षमता को और अपने अपमान को छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा शब्द गढ़ा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है और वो जो भी किया है गुस्से में किया है। हो सकता है कि उसे रोजगार का गुस्सा हो, बेरोजगार होने का गुस्सा हो सकता है कि किसानों की जो बदतर स्थिति है उसका गुस्सा हो सकता है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसका गुस्सा हो सकता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के गुस्सा हो सकता है कि यहाँ के अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति है उसका गुस्सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो गुस्से में था और उस गुस्से का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इतनी जलालत झेलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मांग करता हूं कि अगर आप में थोड़ी भी शर्म और हया बची हुई हो तो आप इस्तीफा दीजिए और राजनीति से संन्यास लीजिए, क्योंकि बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। ये थे अमन सांडिल्य जी, लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव, युवा सह प्रवक्ता हैं। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जनप्रहरी मीडिया।